स्वागत है आप सभी का मैथ मास्टर पर। मेरे भाई आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की। एग्जाम के नज़रिए से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। हर एक बच्चे को पता है कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम रहे, है ना। कोई भी वनडे अगर एग्ज़ाम है तो प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि पर सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं। और चूंकि इस टॉपिक में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि बच्चा कंफ्यूज रहता है ना। कई बार उसे आते हुए सवाल भी उससे छूट जाते हैं। तो इसीलिए इसे समझाने से पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज टॉपिक सिखाया, जिससे कि आप लोगों के अंदर परसेंटेज की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। और अगर हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉफिट लॉस की अंडरस्टैंडिंग के साथ में अप्लाई करते हैं इनके सवालों को सॉल्व करने के लिए, बजाय इन्हें टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड करने के, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को बड़े ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। कोई भी कैसा भी सवाल दिया जाए आप आसानी से लगा पाओगे। अब एक सीधी सी कॉमन सी बात है यार, कि जब हमें पता है कि इस टॉपिक में लगभग 30-35 कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो ये जस्टिफाई करना कि यार ये कौन से कॉन्सेप्ट का सवाल है, फिर उस कॉन्सेप्ट की अप्रोच को अप्लाई करना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है बच्चे के लिए। उसकी बजाय जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप एक ही अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर पूरे चैप्टर को सॉल्व कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तो ये बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर बात है। तो आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बेहतर सवाल, अच्छे सवाल, मैं बिल्कुल आसान सवालों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। रीजन ये है क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कि आप लोगों को आते हैं। एग्जाम को अब 1.5-2 महीना बचे हैं, तो इसका मतलब इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ही कि कोई आदमी ने अगर 600 रुपए में कोई सामान खरीद के 700 रुपए में बेच दिया है, तो उसे 100 रुपए का फायदा हो गया। ये आप बिना फॉर्मूला लगाए निकाल लेते हो। फिर अगर पूछा जाए कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 100/600 × 100 करके आप 16 से 2/3 आंसर। ये बेसिक सवाल आप आसानी से लगा जाते हो। समस्या फंसती है वहां पर जब सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है। और आजकल तो एसएससी रेशियो मेथड को बड़े बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, जहां पर आपको कई बार कैलकुलेशन का सामना करना पड़ता है। अगर आपने रेशियो मेथड को ध्यान नहीं दिया तो कैलकुलेशन मिलती है अच्छी खासी। फिर आप कहते हो सर पेपर कैलकुलेटिव है, मैं कहता हूं नहीं, पेपर मजेदार था, है ना। तो ऐसी सारी चीजें आज के सेशन में समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा स्पीड के साथ में रखूं, जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर करवा पाऊं। इस सेशन में लगभग 35-40 सवाल के आसपास रखे गए हैं, और ये सारे सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो एंड तभी होगा जब सवाल खत्म हो जाएंगे, राइट। वीडियो जितनी भी लंबी जाएगी, आपको वीडियो पे बने रहना है, हर एक सवाल को सीखना है। पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितनी भी पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन से ये सारा डिटेल निकाल सकते हो। ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे भाई आओ ये कर दो वो कर दो, इस ये डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन में है। मुझे लगता है कि इतना समझ है आप में कि मुझे ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम से यूट्यूब चला रहे हो, राइट। तो ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातों में ना देते हुए सीधे सवालों पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस के सवालों को डिस्कस किया जाए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपसे एसएससी ने पिछले 3 या 4 साल में पूछे हैं। जब भी बात आती है कि सर एसएससी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। और प्रीवियस ईयर पेपर भी ज्यादा दूर तक के लगाने की जरूरत नहीं है, आप 2018-2019 के बाद के लगा जाइए, इनफ, मोर देन इनफ है। एक भी सवाल आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है, और ये आपको भी पता है, राइट। तो चलिए अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपको दे रखा है इन्होंने कि एक वस्तु को जब हम 832 रुपए में बेचते हैं तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, जब हम उस वस्तु को 448 रुपए में बेचते हैं तो वो हमें हानि हो रही है, और जो प्रॉफिट है वो हानि के बराबर है। बड़ा आसान टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। फिर आपसे इन्होंने ये पूछा है कि जब हम उस वस्तु को 10% के लॉस पर बेच रहे हो, जब हम उस वस्तु को 10% के लॉस पर बेच रहे हो, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो वो 10% का लॉस तो तब निकालोगे ना जब आप पहले उसका सीपी निकालो। तो सबसे पहली अप्रोच आपके लिए कि जब हम किसी वस्तु को एक
प्राइस पे बेच रहे हैं तो जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर दूसरे प्राइस पर बेचने पर उतना ही लॉस हो रहा है, उतना ही लॉस हो रहा है, तो फिर यहां से सीपी निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप दोनों प्राइजेस को ऐड कर दो। 832 प्लस दूसरा प्राइस आपको दे रखा है इन्होंने 448, दोनों प्राइजेस को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, आपका ये सीपी निकल आएगा। ये आपकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको भी पता है। अच्छा, इसके साथ एक जानकारी और दे दूं। अब एसएससी ये समान वाला नहीं पूछता, ये बराबर प्रॉफिट या लॉस होने वाला पहले पूछता था, अब कभी कभी पूछता है। जैसे अभी ये पूछा है सीजीएल 2022 के एग्जाम में, तो अब रेयरली पूछता है। अब क्या पूछा, अब रेशियो में देके पूछेगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 80% है, या प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है दैट इज 5:3, कुछ भी पूछ देगा आपसे। तो जब बराबर वाला है तब का तो अप्रोच आपको पता है, लेकिन जब रेशियो में दे दे तब क्या करेंगे, वो भी आपको इसी सवाल के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, समझना। तो अब यहां से अगर मैं सीपी निकालूं, टोटल करता हूं तो 8 और 2 0 हो जाएगा, यहां से 4 4 8 हो जाएगा, और ये आया 1280 मेरे भाई, डिवाइडेड बाई 2 किया तो सीपी आ जाएगा आपका 640 रुपए। अब सवाल ने ये बोला कि 640 रुपए सीपी निकाल लिया है, हमें इस वस्तु को 10% के लॉस पर बेच के बताइएगा। तो एसपी आ जाएगा आपके पास 640 का 9/10 या 90/100, आप निकाल लेना, जो भी आपकी मर्जी हो। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगी, 9 चौको 36 हासिल 3, 9 छिक्का 54, 55 56 57, तो 576 रुपए में अगर उसे हम बेच रहे हैं उस वस्तु को, तो हमें 10% का लॉस मिलेगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई जरा चर्चा कर लेते उस कॉन्सेप्ट पर कि सर जी अभी तो ये चलो बराबर दे रखा था आपको, है ना, तो जब बराबर दे रखा था तो आपने बड़ी आसानी से ये सवाल लगा लिया, सीपी फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर ये सर बराबर में ना देके ये कोई रेशियो में दिया जाता, तब हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे। सवाल तो रेशियो वाला ही आएगा, ज्यादातर चांसेस उसी के हैं। तो देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसी सवाल से उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहूं तो समझिएगा, सीपी हमारा ये रहा, यहां पर हमने प्रॉफिट वाला प्राइस लिख लिया 800 कितना था 32 रुपए, 832 रुपए में जब हम बेच रहे थे तब हमें हो रहा था प्रॉफिट, और जब हम लॉस पर बेच रहे हैं तो हम बेच रहे हैं 448 रुपए में, यहां पर हो रहा है मेरे भाई हमें लॉस। यही तो डाटा दिया गया है। अब वो रेशियो ये कुछ भी दे सकते हैं, परसेंटेज कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर रेशियो पर बात करूं तो ये रेशियो है कितना 1:1 का, बराबर है, तो ये 1:1 हो गया। अगर यहीं पर बोल दिया जाए कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दे है 3:5, तो प्रॉफिट बराबर 3 रख देना, लॉस बराबर 5 रख देना, तो रेशियो 5:3 हो जाएगा। रेशियो वाला भी हो जाएगा कि अब अगर बराबर नहीं भी दे तब भी काम बन जाएगा। फिर क्या करना होगा मेरे भाई, समझिएगा बात को, फिर क्या करना होगा, इनका डिफरेंस निकालिएगा, इनका डिफरेंस, इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है, और इनका सम कर दीजिएगा रेशियो का, बस आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। अगर मैं इनके डिफरेंस को निकालूं यहां से, तो 12 में से 8 गया 4 आएगा, फिर यहां से 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, 8 में से 4 गया, नहीं सॉरी 7 में से 4 गया 3 आएगा, 384 आया डिफरेंस को। डिफरेंस कितना हो गया 384, और इनका सम कितना करना है, इनका यहां पर सम कीजिएगा, राइट। क्यों करेंगे वो भी डिटेल में समझा दूंगा। तो सम किया तो 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 192। ये 192 क्या है, ये बोले सर ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अगर 1 यूनिट बराबर 192 है, लॉस भी तो 1 यूनिट ही हो रहा है, इसका मतलब यहां पर आपको 192 रुपए का लॉस हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहां पर आपको 192 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब समझ गए कि डिफरेंस क्यों निकाला था। अगर ये यहीं पर 3 और 5 रेशियो कर देते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये यहीं पर बोले जो लॉस और प्रॉफिट है उसका रेशियो 3 और 5 है, तो आप क्या करते 3 और 5 करते, तो सम कितना होता, बोले सर 8 आता, हम 8 से डिवाइड कर रहे होते। और जब मेरे भाई 8 से डिवाइड करते तो 8 से डिवाइड करने 8 चौको 32 और 8 8 64 48 आ जाता। एक बराबर अगर 48 आया तो 5 बराबर 240 का लॉस, 3 बराबर हो जाता ना 144 का प्रॉफिट, इजिली कर जाते। अब कोई भी रेशियो दे दिया जाए तो जरूरी नहीं मेरे भाई कि हर बार प्रॉफिट और लॉस बराबर ही होगा, कई बार रेशियो में भी होगा, कई बार परसेंटेज में भी होगा। तो ये आपका वो मास्टर कॉन्सेप्ट है जो आपको इस तरीके के हर एक सवाल को सॉल्व करना सिखाएगा, राइट। इसकी अप्रोच डायरेक्ट वाली भी मैंने बता दी, और ये इसका मास्टर कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अपने
अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि घाटा कितना होगा, तो आप इसमें बता सकते हो डायरेक्टली। 640 अगर उसका सीपी था और अगर आपने उसे 448 रुपए में बेचा तो 192 का लॉस हुआ। और वहीं पर अगर 832 रुपए में बेच रहे हो 640 वाली चीज तो 192 का प्रॉफिट हुआ। हर एक डाटा आपके सामने है। यही अंडरस्टैंडिंग का मजा होता है। आइए आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल की बात करेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को पहले 18% के लॉस पर बेचा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बोल रहे कि यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। फिर इसके बाद लास्ट में उन्होंने एक चीज बोली कि अगर हम वस्तु को 3840 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये आपसे आखिरी में पूछा है। मेन तो आपका रहेगा सीपी फाइंड आउट करना। तो देखो जनरली बच्चा ऐसे कैसे याद करता है, याद करने का तरीका समझो। बोले सर 18% का लॉस हो रहा है और ये 12% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस है, दोनों को जोड़ के 18 और 12 30 कर दो। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो यार, है ना, जीएस थोड़ी नहीं है जो याद कर रहे हो कि महमूद गजनवी भारत कब आया था, है ना। वहां पे लॉजिक नहीं लग रहा है इसलिए याद कर रहे हैं। यहाँ तो सेंस है, चीजें क्लियर समझी जा सकती हैं, तो याद करने की जरूरत क्या है, कॉन्सेप्ट से समझो। आप सीपी हमेशा क्या मानते हो, आप सीपी मानते हो मेरे भाई 100 रुपए, मानते हो ना। पहली सेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 18% के लॉस पर बेच रहे थे। 18% का लॉस मतलब 82 रुपए में पहले बेच रहे थे, राइट। इन्होंने कहा अब 12% के प्रॉफिट पर बेचो, इन्होंने क्या है अब उसे 12% का लाभ होगा तो 12% के प्रॉफिट पर बेचो। मेरे भाई तुम बताओ तुमने कितना प्राइस बढ़ा दिया, कितना प्राइस बढ़ा दिया। बोले सर 82 से 112 कर दिया हमने, 30 रुपए बढ़ा दिया। मैंने कहा क्वेश्चन के हिसाब से 960 बढ़ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 960 बढ़ रहा है। एक बराबर 32 यही 96, 32 आ जाएगा। तो सीपी 100 बराबर कितना हो जाएगा यहां से 3200 रुपए। 100 बराबर हो गया आपका 3200 रुपए, ये हो गया आपका सीपी। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर टिके रहना, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अब जब आपने 3200 रुपए में कोई चीज खरीदी है, सीपी आपका 3200 रुपए, सवाल कह रहा है कि 3840 रुपए में अगर बेचें तो फायदा कितना होगा, कितने परसेंट का होगा। तो सबसे पहले तो फायदा निकालो, प्रॉफिट अगर निकाल रहे हो तो प्रॉफिट कितना हो गया 640 रुपए घटा के। 640 रुपए का फायदा कमाया आपने 3200 रुपए की कोई चीज को सेल करके, इंटू 100 अगर कर लेंगे, 20 से 20 खत्म, 32 दूनी 64, आंसर 20% का प्रॉफिट हो गया। लग गया सवाल, खत्म। 20% प्रॉफिट, ऑप्शन सी करेक्ट है, हो गया। इजी था, आसान क्वेश्चन था। ये 11 अप्रैल 2022 को थर्ड शिफ्ट में सवाल आया हुआ है, राइट। आसानी से कर पाएंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं। कि कई बार क्या करेंगे, दोनों बार प्रॉफिट प्रॉफिट दे देंगे तो बच्चा रटता है दोनों बार प्रॉफिट है तो घटा दो। अरे क्यों घटा दो, लॉजिक यहां से निकलेगा, क्यों घटा दो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ी प्रत्येक को बेच रहे 12,600 के मूल्य पर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेम एसपी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। सेम एसपी, समान विक्रय मूल्य। बच्चे इससे बड़ा खौफ खाते हैं, बड़ा खौफ खाते हैं। क्यों खाते हैं समझे तो। इसका एक स्पेशल केस बनता है मेरे भाई, जब आपसे कहा जाए कि दो वस्तुओं को हम सेम एसपी पर बेच रहे हैं। एक वस्तु को हमने बेचा है X% के प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को हमने बेचा है X% के लॉस पर। तो आप लोग बोलते हो सर ओवरऑल एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा, यही तो बोलते हो। यस और नो, रिजल्ट क्या होगा। बोले सर एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा। कब, जब एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच दे और दूसरे को 20% के लॉस पर बेचा जाए और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हो। तो ये हो गया आपका स्पेशल केस। फिर आता है दूसरा जनरल केस। मैंने पहले ही बताया हर एक सवाल के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं। तो फिर आता है जनरल केस। जनरल केस को हम ब्रेक करते हैं मेरे भाई रेशियो कॉन्सेप्ट से। रेशियो कॉन्सेप्ट से ब्रेक करें। जनरल केस में क्या होगा भाई, यहां पर जरूरी थोड़ी ना कि हर बार यही हो कि जितने परसेंट के प्रॉफिट पर एक वस्तु बेची उतने के ही लॉस पर दूसरी बेची जाए। हो सकता है पहली वस्तु को हम 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, दूसरी को हम 10% के प्रॉफिट पे बेचे, दूसरी को हम 15% के लॉस पे बेचे, कुछ भी बेच सकते ना। तो वो जनरल केस बन जाता है। तो उसे हम सॉल्व करेंगे रेशियो कॉन्सेप्ट से। अब रेशियो कॉन्सेप्ट क्या है जरा उसको समझिएगा। इन्होंने हमें बोला है कि पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ हुआ, दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि हुई।
तो अब ये स्पेशल केस तो नहीं है, फिर ये क्या है? बोले सर ये तो फिर हमारा जनरल केस बन रहा है, यहां पर हम लगाएंगे रेशियो कॉन्सेप्ट, हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हम रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए भाई आ जाइए साथ में रेशियो कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो यहां पर क्या करना, ये मैंने मान लिया मेरे भाई पहली वस्तु है। अब पहली वस्तु को हमने बेचा 26% के प्रॉफिट पर, इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस होगा 126/100। अगर ए इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ए को मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया फर्स्ट आर्टिकल का, बी को मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस सेकेंड आर्टिकल का, तो बी दूसरी वस्तु बेची जा रही 10% के लॉस पर, मतलब 90/100 में। अब चूंकि ये सेलिंग प्राइस है पहले आर्टिकल का, ये सेलिंग प्राइस है दूसरे आर्टिकल का, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसी स्टेटमेंट को जनरली लोग डायरेक्ट करवाना सिखा देते हैं बच्चे को रटने के लिए। उससे होता है कि एक लाइन कम हो जाती है लेकिन इंप्रेशन बड़ा तगड़ा जमता है ना? बोले बताओ, तुरंत आया, तुरंत आने के चक्कर में दिक्कत होती है। समझ लो क्या कहां से आया। अब क्या किया जाए? बोले सर 100 से 100 खत्म कर दिया, तो यहां से मेरे भाई ए अपॉन बी, चूंकि ए और बी कॉस्ट प्राइस थे आर्टिकल के, अगर मैं इनका रेशियो निकालने की बात करूं तो मुझे 18 से कटते हुए दिखाई पड़ रहे, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126। मतलब ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस था उनका जो रेशियो निकला मेरे भाई वो 5 और 7 के रेशियो में निकला। मतलब दोनों आर्टिकल का जो सीपी है वो 5 और 7 के रेशियो में रहेगा। तो क्या मैं इनके सीपी को 500 रुपए और इनके सीपी को 700 रुपए मान सकता हूं? आपका 50 रुपए और 70 रुपए मानने का दिल करे तो आप वो भी मान सकते हो, आपका 500 और 700 रुपए मानने का दिल कर रहे हैं आप वो भी मान सकते हो, मर्जी आपकी है, राइट? अच्छा अब यहां पर समझिएगा यार, दूसरी घड़ी को मैं 10% के लॉस पर बेच रहा हूं, तो अगर ये 70 रुपए वाली चीज को 10% के लॉस पर बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 63 में बेचूंगा ना। उसी तरीके से अगर 50 रुपए वाली चीज को अगर मैंने 26% के प्रॉफिट पर बेचा तब भी 63 में बेचूंगा, तभी तो हमारा सेलिंग प्राइस बराबर दिखा रहा है। पहली वस्तु अगर 50 रुपए की 26% के प्रॉफिट पर बेची 63 में बिकेगी, दूसरी वस्तु 70 रुपए की है 10% के लॉस पर बेची 63 में बिकेगी। इसीलिए सवाल ने तो बोला है कि भाई दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। तो ये आपने निकाल लिया। अब आप जरा देखिए बिजनेस कैसे किया आपने। आपने बोला सर हमने टोटल सामान 120 रुपए का खरीदा था। मैंने कहा वेरी गुड, बेचा कितने में? बोले 63 और 63 126 में बेचा। 120 में खरीदा था, 126 में बेच दिया है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ? बोले 6 रुपए का। कितने की परचेज पर? 120 की परचेज पर, इंटू 100 कर लीजिएगा, सॉल्व कर जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5% प्रॉफिट। और यही इस सवाल का उत्तर है, 5% प्रॉफिट, गेन ऑफ 5%, ऑप्शन सी करेक्ट है। लग गया सवाल। अब आपके दिमाग में एक दुविधा आई, बोले सर अगर ये सब करना था तो ये 12,600 किस लिए दिया गया था? ऐसा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं क्लास में कि जब यही सब करना था पूरा सवाल तो तुमने सॉल्व कर दिया और 12,600 को तो इस्तेमाल ही नहीं किया, वो फिर सर ये गलत तो नहीं है सवाल? ऐसा मन में डाउट आता है मेरे भाई। अगर 12,600 को भी यूज करोगे ना तब भी आपका आंसर यही आएगा। मैंने एक अप्रोच आप सभी को सिखाई है कि ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है ये दी ही इसलिए जाती है जिससे कि बच्चे का टाइम थोड़ा बहुत किल कराया जा सके, राइट? क्योंकि हम कब इन चीजों को यूज नहीं करेंगे वो चीज समझनी है अगर, तो आप देखो पूरे सवाल का डाटा आपको परसेंटेज में दिया गया था और आंसर भी उन्होंने परसेंटेज में ही पूछा है, तो वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। और ये चीज मैं कई बार से बच्चों को बता भी रहा हूं, पुराने बच्चे ऐसे अप्लाई भी करते हैं, आप लोग भी अब अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, राइट? तो बोले सर फिर 12,600 की जरूरत कब पड़ेगी? जब वो आपसे ये पूछते कि कितने रुपए का फायदा या कितने रुपए का घाटा हुआ, तब आप इस, जब उन्होंने अमाउंट ही पूछा कितने रुपए का फायदा हुआ, तो आप इस डाटा को यूज करोगे। समझ गए? कोई समस्या की बात नहीं है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दो वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य दे रखे मेरे भाई 4 और 5 के रेशियो में। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ हुआ, बी पर 20% का लाभ हुआ। उनके विक्रय मूल्य का डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 480 रुपए, राइट? आपसे कहा गया कि उन दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% बताइए। सीजीएल का एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है 11 अप्रैल का। क्या किया जाए? सारा डाटा इतना सिंपल दे रखा है कि आप अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर एग्जाम में गए तो सवाल तुरंत सॉल्व कर पाओगे उसे।
क्या इन्होंने दे रखा है डाटा कि दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4 और 5 के रेशियो में, भाई बताओ क्रय मूल्य क्या माना जाएगा? एक के क्रय मूल्य को आप 400 मान लो, दूसरे के क्रय मूल्य को आप 500 मान लो, यही तो आप मानते हो। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग से सवाल लगा रहा हूं। कोई बच्चा 40 और 50 मान के भी लगाएगा, उसका भी सवाल लग जाएगा, उसको भी परेशानी नहीं होगी। तो हमने मान लिया कि 400 और 500 रुपए दोनों का सीपी हो गया। अब जब इन्हें बेच रहे हैं तो वस्तु ए पर 10% का प्रॉफिट कमाया, इस पर अगर 10% का प्रॉफिट कमाया मतलब +40 कमाया, और 440 रुपए में ये सामान बेच दिया। और दूसरे वाले की अगर बात करें तो वस्तु बी पर 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% मतलब 100 रुपए हो गया, तो ये वस्तु उसने 600 रुपए में बेच दी। यही तो बात रही। इसके बाद में इन्होंने कहा कि उनके विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो है वो 480 रुपए है। बाबू तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस कितना है इनके विक्रय मूल्य का? तो इनके सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य तुम्हारे हिसाब से 160 है, क्वेश्चन के हिसाब से 480 है। तो 16 तिहाई 48, एक बराबर हो जाएगा 3 रुपए के। एक बराबर 3 रुपए के हो गया। अब इन्होंने कहा है कि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, तुम्हारे हिसाब से दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना है? 900 रुपए। अगर तुम्हारा एक बराबर 3 के है तो 900 बराबर कितने के हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 तिहाई 9 तिहाई 27। जो एक्चुअल क्रय मूल्य है उन दोनों वस्तुओं का वो 2700 रुपए आया। सवाल वाला अभी भी नहीं चुक रहा है। सवाल वाला कह रहा है कि हमें पूरा नहीं बताओ, हमें सिर्फ इनके कुल विक्रय मूल्य का 30% बताइए। तो अब इसका 30% आप निकालेंगे। 30% निकालने पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 27 तिहाई 81 और एक जीरो लगा दीजिएगा, 810 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, 810 रुपए। सिर्फ सवाल की लैंग्वेज को फॉलो करना है, आपके सवाल लगते चले जाएंगे। एक और सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। स्पीड के साथ में बस रहेंगे, ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं चलाने की जरूरत है। अब यह आया, सेब को जब 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताइए। मैंने एक बात आप सभी बच्चों को कई बार बताई है, आज भी बता रहा हूं, नोट कर लेना जिन्होंने नोट नहीं की है। कभी भी किसी वस्तु पर या किसी भी बिजनेस पर हम प्रॉफिट या लॉस तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक परचेज किए गए आर्टिकल की क्वांटिटी सेल किए गए आर्टिकल की क्वांटिटी के बराबर ना हो जाए। क्वांटिटी सेम करना है, और क्वांटिटी सेम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एलसीएम ले लो क्वांटिटी का, तब भी क्वांटिटी सेम कर पाओगे। दूसरा तरीका होता है एचसीएफ ले लो क्वांटिटी का, तब भी क्वांटिटी सेम कर पाओगे। ओवरऑल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर इस सवाल में देखें तो सेब 350 रुपए में खरीदे, लेकिन खरीदे कितने? 100। यहां पर सेब कितने खरीदे हैं? 100 सेब खरीदे हैं। और यहां पर बेच कितना रहा है? बोले सर दर्जन मतलब 12 सेब बेच रहे हैं। खरीद रहे हो 100, बेच रहे हो 12, कैलकुलेट करेंगे? बोले नहीं करेंगे सर। या तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 300। बोले सर तब सवाल लगाया जा सकता है। या सर इनका एचसीएफ ले लेते हैं। 12 और 100 का अगर एचसीएफ निकालना है तो हम 2 कर ले या 4 कर ले, जो भी करना है कर सकते हो, बस क्वांटिटी को सेम कर लो। तो यार क्वांटिटी को सेम करने के लिए मुझे एक चीज यहां पर दिखाई पड़ रही है कि सीपी अगर मैं देखूं तो 350 रुपए में 100 सेब खरीदे, तो अगर मैंने इसे 50 रुपए से कैंसिल किया तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 7 रुपए में 2 सेब खरीदे? ये सीपी हो गया, मैंने 2 सेब का निकाल लिया। अब ऐसे ही यहां पर आ जाओ, 12 सेब 48 में, एसपी की अगर मैं बात करूं तो 12 सेब 48 रुपए में, एक सेब 4 रुपए में। क्योंकि हमने 2 सेब खरीदे हैं तो 2 सेब कितने में हो गए? बोले सर 2 सेब 8 रुपए में। ये आपका एसपी है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस। कैसे भी निकालो, मर्जी आपकी है, कैसे भी करो, क्वांटिटी सेम कर लेना, बस टारगेट ये था हमारा। हमने पता कर लिया, 2 सेब की कैलकुलेशन हमने निकाल ली। 2 सेब हमने 7 रुपए में खरीदे, 8 रुपए में बेचे। तो 7 में खरीद के 8 में बेच रहे हो, क्या हुआ? बोले गुरु प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा कितने का? बोले 1 रुपए का। कितने की परचेज पर? 7 रुपए की परचेज पर, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। लग गया सवाल। जब भी आपसे कुछ भी वो कैलकुलेट करने को बोले इस तरीके से, क्वांटिटी सेम कर लेना, सवाल खत्म हो जाएगा वहीं पे।
कहीं भी पूरे प्रॉफिट लॉस में कहीं पर भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करा रहे हैं, क्वांटिटी सेम होना कंपलसरी है, राइट। आ जाइए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में बेचे और 25% लाभ कमाया। शाम को उसने केवल 10% का प्रॉफिट लेकर के बेचना शुरू किया, तो शाम को उसने किस प्राइस पर बेचा? यार ये तो लल्लू सवाल पूछ दिया। सीजीएल में पूछा है 21 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में, महा सरल सवाल। जब 25% का प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 25 रुपए में बेचा, तुम्हारे हिसाब से 25% का प्रॉफिट मतलब 125 बराबर 25 रुपए के हो गया। अब सवाल ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं इसे 10% के प्रॉफिट पर बेचूं तो ये कितने में बिकेगा? 10% का प्रॉफिट मतलब सवाल जानना चाह रहा है कि 110 बराबर पता करके बताइए। तो 25 गुना 110 बटे 125, 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटा 22 बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 22 रुपए में बेच दो। आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अच्छा यहां पर यह भी पूछ सकता है कि सीपी बताइए, तो 100 बराबर 20 रुपए हो जाएगा सीपी अगर पूछना चाहे, राइट। आसान सवाल था बिल्कुल, इस पर ज्यादा चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। रमेश का दावा है कि वह 36 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत एक्चुअल में 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम पे कर, कस्टमर को 1 किलोग्राम की बजाय चोरी कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो ये कौन सा आ गया सवाल? समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। हेडिंग डाल लेना, जिसको नहीं पता है कि इस तरीके के सवालों को कैसे डील किया जाता है, वो लोग हेडिंग डाल के कॉन्सेप्ट लिख जाइएगा। मैं सारी चीजें अभी समझा दे रहा हूं। जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल आता है, बच्चे इस सवाल को फॉर्मूले से डील करते हैं, जो कि मुझे पर्सनल वे पे लगता है कि शायद ये उनकी गलती है, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 4 से 5 तरीके के सवाल निकल के आते हैं। जो इनिशियल लेवल का सवाल होता है वो तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे होते हो, क्योंकि उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है, तो वो तो सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा हम सवाल को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, सवाल को थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर देते हैं, तो वहां पे समस्या आती है। फिर वहां पे दिक्कत ये होती है कि भाई अब तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है। इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है। चैनल पर आप अगर जाएंगे तो आपको एक वीडियो दिख भी जाएगी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, राइट, तो आप उसको देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है, कि क्वांटिटी सेम कर लीजिए, बात खत्म। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? क्वांटिटी सेम कर लीजिए। कैसे सेम करना है समझाता हूं। इसने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत से खरीदा था, मार्केट में बेच रहा है 36 के हिसाब से, लेकिन बोल क्या रहा है, जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो इसने खरीदा था, सीपी की अगर मैं बात करूं तो इसने खरीदा था 40 रुपए में 1 किलोग्राम। बोलो हाँ या ना? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, यह सीपी था। और अगर मैं यहीं पर एसपी की बात करूं तो एसपी ये 36 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? ये 36 रुपए में बेच रहा है मेरे भाई, साफ साफ सवाल में लिखा है कि वो 36 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। लेकिन बेच कितना रहा है? दिखा रहा है 1 किलोग्राम हम बेच रहे हैं, लेकिन बेचा कितना? 800 ग्राम दे रहा है। दे रहा है 36 रुपए में 800 ग्राम। तो गुरु क्वांटिटी तो अलग अलग है ना, एक बार क्वांटिटी 1000 ग्राम, एक बार क्वांटिटी 800 ग्राम है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। क्वांटिटी सेम कर लो, और सेम करने का तरीका ये आपके लिए, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे करो। एलसीएम लेना है एलसीएम लो, बराबर करना है बराबर करो, जो मर्जी है वो करो, बस क्वांटिटी सेम कर देना। एक बच्चा ये भी कर सकता है, बोले सर यहां पर 10 से भाग कर दो 100 ग्राम बचेगा, ये बचेगा 4। यहां पर 8 से भाग कर दो, ये भी 100 ग्राम बचेगा, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.5। सही कर रहा है वो। दूसरा बच्चा बोलेगा, बोले सर एलसीएम ले लो, 4000 ग्राम बना दो, 4 किलो, 4 से गुणा करेंगे ये 160 बनेगा, इसे 5 से गुणा करेंगे 180 बनेगा, वो भी सही कर रहा है। और तीसरा खुरापाती बच्चा उठा, बोले सर एक काम करते हैं, इसको सर 800 बनाना थोड़ा सा आसान दिख रहा है। मैंने कहा कैसे दिख रहा है? बोले सर इसे हम 800 ग्राम बनाते हैं। पहले तो सर 0 से 0 उड़ा दिया, 100 ग्राम बचा होगा, फिर 8 से गुणा कर दिया होगा, तो ये सर आ जाएगा 8 चौको 32 रुपए। क्वांटिटी सेम हो गई। मेन मुद्दा है आपका क्वांटिटी सेम करने का, वो आप चाहे कैसे भी करो,
वो आपकी मर्जी, ठीक है, उसके लिए कंप्लीट फ्रीडम है आपको। अब जब क्वांटिटी सेम हो गई तो सिर्फ अपना प्राइस देख लो। आपने इसे 32 रुपए में खरीदा, 36 रुपए में बेच दिया, क्या हुआ? बोले गुरु प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा कितने का? 4 रुपए का। कितने की परचेज पर? 32 रुपए की परचेज पर इंटू 100 कर लेंगे। सॉल्व करने पर 1/8 मतलब 12.5% का प्रॉफिट है ना। दिखा जरूर था रहा था कि भाई घाटे में बेच रहे हैं, लेकिन 12.5% का प्रॉफिट कमा गया। तो जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर सवाल आए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्वांटिटी को सेम करना। मैं एक एग्जांपल और लगवाता हूं, इसके बाद ही ढूंढ लेता हूं कहां पर ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। राइट, ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मिल गया। एक बेईमान व्यापारी, सवाल की पहचान ही यहीं से हो जाएगी। एक बेईमान व्यापारी है, क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेच रहे हैं। अब यार सीपी कितना माने यार? 12.5 दे रखा है। तो अगर सीपी तुमने 100 मान लिया तो फिर डेसिमल के साथ खेलना पड़ेगा। यार मैंने सीधा सीधा इसको यहां से पकड़ा, मैंने कहा 12.5 मतलब होता है 1/8। 1/8। तो अगर मैं यहां पर मेरे भाई सीपी की बात कर रहा हूं, तो सीपी मैंने मान लिया 8 रुपए में, 8 रुपए में, ठीक है, बेच रहा है। और लेकिन बेच कितना रहा है? 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन दे रहा है। तो मैंने यार ये कर लिया कि 8 रुपए में इसने 36 ग्राम खरीदा था, तभी तो डाटा दिया 36 ग्राम का, कि 8 रुपए में 36 ग्राम खरीदा था। राइट। और 7 रुपए में 1 रुपए का घाटा ले रहा है। देखो 8 रुपए में 1 रुपए का घाटा ले रहा है, तो 7 रुपए में बेच कितना रहा है? तो आप कहेंगे सर 7 रुपए में ये बेच रहा है 28 ग्राम वजन दे रहा है सिर्फ। 7 रुपए में सिर्फ 28 ग्राम वजन दे रहा है। मैंने कहा अरे बड़ा चोर है। यही तो बात आई। तुम्हें करना है वजन बराबर, चाहे कैसे भी करो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वजन बराबर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं वजन बराबर करने चला तो यार मैंने दिमाग लगाया, यार इसको तो अपन 28 बनाने से रहे, 7 से कैंसिल किया, 7 चौको 28, 1 बराबर 4 आया। ये 4 हो गया तो 9 से गुना करेंगे तो 9 चौको 36, तो 36 ग्राम ये बेच रहा है 9 रुपए में। यही तो आया, बन गया तुम्हारा वजन बराबर। कैसे भी करो यार, 7 से डिवाइड किया, 7 चौको 28, 1 रुपए का 4 ग्राम बेचा तो 9 रुपए का 36 ग्राम बेच देगा, खत्म बात। क्वांटिटी जैसे ही सेम हुई, 8 में खरीदा है 9 में बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितना हुआ? 1 रुपए का 8 की परचेज पर इंटू 100। तो बेसिकली आपको प्रॉफिट होगा 12.5% का। यही इस सवाल का आंसर है, 12.5% गेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अब कभी भी आपसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्या करते हैं, वो 2-3 एक्टिविटी करवा देते हैं उसमें बीच में, कि 10% के प्रॉफिट पर भी बेचा, थोड़ी सी चोरी भी कर ली, थोड़े से कंकड़ भी मिला दिए। यही तो कॉम्प्लिकेटेड बनता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। तो कुछ भी करता रहे, अगर आप इस तरीके से क्लासीफाई करके जाओगे चीजों को, कभी समस्या नहीं आएगी। और सिर्फ क्वांटिटी सेम कर देना, सवाल लग जाएगा। राइट। चलिए आ जाइए, हम लोग वापस चलते हैं अपने सवालों पर। कहां पर थे हम लोग? यहां पर थे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वस्तु एक्स और वाई के क्रय मूल्य समान है, सीपी बराबर दे रखा है। एक्स को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पर बेच रहे हैं, कुल प्रॉफिट हो रहा है 14% का। सेम सीपी सेम एसपी का सवाल तो आपने समझ लिया, अब सेम सीपी का भी सवाल समझ लो। सेम सीपी पर जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे एवरेज मेथड से। हमने बोला कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20 के लाभ पर बेचा, बताओ ओवरऑल कितना लाभ होगा? तो आप क्या करते बोले 10 + 20 बटे 3 वस्तु है तो तीनों को जोड़ के बटे। ये तो करते जब सेम सीपी है, ध्यान रखना। राइट। इन्होंने बोला कि दोनों वस्तुओं का सीपी सेम है, एक वस्तु को हमने बेचा 20% के लाभ पर, ओवरऑल हमें हो रहा है 14% का प्रॉफिट। इसका मतलब मेरे भाई दूसरी वस्तु को कितने के लाभ पर बेचोगे? तो आप यही तो करने वाले हो कि 20 + x बटे 2 दैट इज इक्वल टू 14। तो x बराबर यहां से आ जाएगा आपका 8%। मतलब दूसरी वस्तु को हमने 8% के प्रॉफिट पर बेच देना है।
निकला है। ये सेम सीपी का कॉन्सेप्ट है। पहली वस्तु को हमने बेचा 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को हमने बेचा 8% के प्रॉफिट पर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहां 20% प्रॉफिट है, वहां 8% प्रॉफिट है। इसका मतलब कितना डिफरेंस हो गया। अगर मैं 100 रुपए सीपी मान लूं दोनों वस्तुओं का कि 100 रुपए की है, इसका मतलब पहली वस्तु आपने 120 में बेची, दूसरी वस्तु आपने 108 रुपए में बेची। यही तो बात रही। इसका मतलब कितना फर्क आया रुपए में, प्राइस में तुम्हारे हिसाब से फर्क कितना आया? तो सर मेरे हिसाब से तो 12 रुपए का फर्क है। मैंने कहा क्वेश्चन के हिसाब से 126 का फर्क है। तो 1 बराबर 12 एकम 12 भाग टूटी बिंदी 12 पंचे 60। तो उन्होंने कहा सीपी बताइए, क्रैमुल बताइए, 100 बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहां से 1050। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सेम जब एसपी पर क्वेश्चन आएगा, डिस्कशन हो चुका है सेशन में ही, तो वहां पर एक स्पेशल केस बनता है, +X% और -X% की वजह से -X² अपॉन 100% का लॉस होगा। जब सेम एसपी पर डिफरेंट परसेंटेजेस को दे दिया जाएगा तो रेशियो मेथड यूज कर लेंगे। वहीं पर जब सेम सीपी की बात रहेगी तो सेम सीपी पर हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली कैलकुलेट क्यों करते हैं ये आपको भी पता है कि भाई सपोज करो 100 रुपए में दो वस्तुएं हमने खरीदी। एक वस्तु 10% के प्रॉफिट पर बेची 110 में, दूसरी वस्तु 20% के प्रॉफिट पर बेची 120 में। तो बेस टोटल हुआ क्या? बोले सर टोटल ये हुआ 200 रुपए में वस्तुएं हमने खरीदी, 230 में बेच दी। तो 30 रुपए का फायदा हुआ। ये 30 कहां से आया? बोले परसेंटेज को जोड़ने से आया। 30/200। ये 200 क्यों? क्योंकि दो वस्तुएं हैं, तीन होती तो 300 हो जाता। अब समझ गए क्यों नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जा रही, स्टार लगा लेना सवाल पे। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और स्टार डिजर्व भी करता है। और यहीं से रेशियो मेथड के सवाल आपसे पूछने की शुरुआत करी एसएससी ने, फिर आपसे बैक टू बैक कई सवाल आपसे पूछे गए। अब यहां के सवाल आप किसी फॉर्मूले, किसी शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगा सकते। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए मैथमेटिक्स की। कैसे करना है, सवालों को देखिएगा। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जा रही है। अगर हम इसके इस मूल्य को 1/3 मूल्य पर बेचे, 33 से 1/3% का मतलब 1/3 मूल्य पर बेचे, तो हो क्या रहा है कि तो फिर होता क्या है? बोले सर 33 से 1/3% का लॉस हो रहा है। पहले उल्टे से शुरू करो यार। 33 से 1/3% के अगर लॉस पे कोई चीज बेची जा रही है, मतलब 1/3 के लॉस पे बेची जा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो वस्तु 3 रुपए की थी, बोलो हाँ या ना, और उसे बेचा गया 1/3 का लॉस लेकर के 2 रुपए में, बोलो हाँ या ना। ये जो लाइन को मैंने अंडरलाइन किया, उस लाइन का यही तो मतलब निकला है कि किसी वस्तु को जब तुम 33 से 1/3% की लॉस पर बेच रहे हो, इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 रुपए की वस्तु 2 रुपए में बेच दी आपने। बोले हाँ। मैंने कहा ये सेलिंग प्राइस पता गुरु कहां से आया? ये सेलिंग प्राइस आया है जब हम इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 1/3 प्राइस पर बेचे। मतलब ये जो प्राइस है ये इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 1/3 है। 1/3 है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का। तो इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था? बोले सर 6 रुपए था, उसका 1/3 करके आया था। तो ये तुम्हारा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ या ना? ये तो तुम्हारा बाद में आया। पहले आप 6 रुपए में बेच रहे थे, अब तुम्हारे पता नहीं क्या हुआ, कुछ काटा दिमाग में कीड़ा वगैरह, बोले हम 1/3 प्राइस पे बेचेंगे, लग गया घाटा 1/3 का। तो कुछ ये सिनेरियो बना, समझ गए? अब सवाल की लैंग्वेज पढ़ लो। यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% से बेचा जाए, अब उनका कहना है कि अब हमें इसके 80% पर बेचना है, 80% पर। 1/3 पे बेचने पे बहुत घाटा हुआ, 80% पर बेचना है, मतलब 80% कितना हो जाएगा? 4.8 रुपीज में अगर बेचे तो कितना फायदा होगा? खरीदा तो 3 रुपए में ही था ना, खरीदा 3 रुपए में ही था, 4.8 पर बेचोगे अगर, तो यहां से मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा 60% प्रॉफिट, और यही इस सवाल का उत्तर है। 60% प्रॉफिट, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आप ही लोग बताओ कि क्या यह सवाल किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता था? नहीं होगा ना। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। यह सवाल सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम में आया, 29 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था आपका, उस एग्जाम में, राइट? तो समझ रहे हो ना एग्जाम का पैटर्न कैसा जा रहा है। हमें इस तरह की अप्रोच, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी सवालों को टैकल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
किसी वस्तु को बेचने पर जब हम 246.8 रुपए में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 216 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। याद करो अब आज के सेशन का पहला सवाल, मैंने बोला था एग्जाम में आजकल रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वो ये नहीं करे कि प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर हो रहा है, अब वो ये कह रहे हैं कि कोई एक वस्तु का सीपी ये रखा है गुरु, इसको पहले हमने बेचा 246.8 रुपए में और बाद में हमने बेचा है इसे 216 रुपए में। जब 246 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था, 216 में बेचे तो लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो होने वाली लाभ हानि से 20% ज्यादा है। प्रॉफिट जो है वो लॉस से 20% ज्यादा, 20% मतलब 1/5। अगर प्रॉफिट लॉस से 1/5 ज्यादा, इसका मतलब लॉस अगर 5 है तो प्रॉफिट 6 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। यही तो रेशियो दिया है। मैंने बोला था ना रेशियो में देंगे, परसेंटेज में देंगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां पर शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 30.8 और इन दोनों का सम 6 5 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, एक बराबर आ गया 2.8 का। अगर एक बराबर 2.8 है तो लॉस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब 14 रुपए के घाटे पर बेची गई है चीज। जब हम 216 में बेच रहे थे तो 14 रुपए का घाटा हुआ, इसका मतलब सीपी कितना होता? 230। इसी तरीके से अगर आपका दिल करे तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो कि नहीं सर जी हम तो प्रॉफिट पे लगाएंगे, लगा लेना प्रॉफिट पे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। अगर प्रॉफिट निकाल रहे तो प्रॉफिट आएगा 16.8 रुपए का प्रॉफिट आएगा। अगर कोई चीज 246.8 में बेचने पर 16.8 का प्रॉफिट दे रही है, इसका मतलब वो 230 में खरीदी गई थी, सीपी आपका 230 निकला है। समझ में आएगी किस तरीके से सीपी फाइंड आउट करोगे। ये आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था ये मास्टर कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है, इनका कहना है कि अगर इसी वस्तु को हम 220.75 रुपए में बेचें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यार ये तो सोच सिंपल सी बात है कि अगर 220 रुपए में बेच रहे हो 230 वाली वस्तु तो ऑब्वियसली लॉस होगा। और लॉस कितना होगा? बोले सर 10 रुपए, तो सीधा सीधा गया 9 रुपए 25 पैसा, 9.25 का लॉस हुआ 230 की परचेज पर इंटू 100। मेरे भाई 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, 23 चौको 92, 230 गुना 4 920 होता है। तो अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग परसेंट का कुछ लॉस होगा। और आपसे वही पूछा गया कि अप्रोक्सीमेट लॉस बताइए कितना होना है, तो आंसर हो जाएगा 4% लॉस। ऑप्शन सी करेक्ट है। एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है ये, और ये उस शिफ्ट का, उस पर्टिकुलर शिफ्ट का टफेस्ट क्वेश्चन था। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल के भी आते हैं। तो हमें यार मैं एक ही चीज समझाता हूं, चीजों को आप खुद सोचो, खुद देखो। आपको कोई कुछ भी बरगला के नहीं जाना चाहिए। किसी ने कुछ भी कह दिया आंख बंद करके भरोसा मत करो। मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को एक ही चीज बोलता हूं, अनुज सेंगर की बात पर भी कभी मत भरोसा कर रहे। अगर आप किसी भी बात को आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर एक कमी, एक वीकनेस पैदा हो रही है। और ये तो कोई नहीं चाहेगा ना कि उसके अंदर एक कमी पैदा हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि चीजों को अपने अकॉर्डिंग जज करो, चीजों को देखो, समझो, परखो, दिमाग तेज होगा, है ना। कई बार इस चक्कर में चोट भी लगेगी यार, बट सीखने को मिलेगा। तो चीजों को देखो यार, उनको देखने का तरीका सबसे बेहतर यही है। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कैसे सवाल एग्जाम में आते, किसी की मत सुनो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, पता लग जाएगा। क्या पता कोई और आपको बना रहा हो, क्या पता मैं आपको बना रहा हूं, नो आइडिया ना। लेकिन ये क्लैरिफाई कहां से होगा? जो आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे। और एक दो मत देखना गुरु, 12-15 तो देख ही लेना कम से कम, राइट। तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो चीजें समझा करो इस तरीके से कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदे। देखो भाई, दोनों का परचेजिंग पॉइंट, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। एक को 2100 में खरीदा, एक को 3150 में खरीदा। पहले जैकेट को के परसेंट के प्रॉफिट पर और दूसरे जैकेट को के परसेंट के लॉस पर बेचा है। तो इतना करने के बाद पता लग रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया।
तो आपसे पूछा है के की वैल्यू बताओ, देखो कर दिया सवाल मजेदार। अब यहां पर लैंग्वेज अगर आपको समझ में आएगी तो आप कर पाओगे, क्योंकि पहली वस्तु को हमने बेचा है 2100 रुपए में अगर खरीदा है, और इसे हमने बेचा है के परसेंट के प्रॉफिट पर, इसका मतलब हम इसे बेच रहे हैं 100 प्लस के अपॉन 100 में। बोलो हाँ या ना। ये पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। दूसरी वस्तु है मेरे भाई यहां पर 3150 रुपए की, 3150 रुपए की वस्तु है, और इस वस्तु को अगर मैं यहां पर बेच रहा हूं के परसेंट के लॉस पर, तो 100 माइनस के अपॉन 100, ये दूसरे का सेलिंग प्राइस हो गया। और सवाल के अकॉर्डिंग इन दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। कभी कभी आपको ये भी बोल देते हैं कि सेलिंग प्राइस दुगना हो गया पहले वाले से, तो उसी के अकॉर्डिंग तो समीकरण बनाओगे ना अपना। अब क्या किया जाए, बोले सर अब सॉल्व करते हैं, काटा पीटी शुरू करते हैं। 100 से 100 खत्म हुआ, पहली चीज। 0 से एक 0 गया। अब इसके बाद में अगर मैं देखूं तो यार मुझे ये कटता दिखाई दे रहा है 35 से। 35 105 तिहाई, 105 तिहाई 315, 105 दूनी 210। सिंपल है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 2k इज इक्वल टू 300 माइनस का 3k। 3k इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5k, और 200 उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 100। दैट मीन्स मेरे भाई k इज इक्वल टू 20%। k इज इक्वल टू 20%। k की वैल्यू हो जाएगी 20%। ऑप्शन डी करेक्ट है। हो गया सवाल खत्म, लग गया। सिंपली क्या किया, लैंग्वेज को फॉलो करना है, सवाल खत्म। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। ये तो लगा चुके हम लोग इससे पहले ही। एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्राइस बेचे। ये तो यार आसान सवाल हो गया। 20% का लाभ, 120 बराबर अगर 60,000 है तो 130 बराबर पूछा गया है। बेसिक कैलकुलेशन है, 65,000 आंसर आप लोग आसानी से निकाल पाओगे। ये भी सवाल सीजीएल का है ना, और अभी कुछ महीने पहले का ही है, राइट, जो सीजीएल 2022 का प्री हुआ था उसका। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। 50% प्रॉफिट के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे। बच्चे इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद करते हैं, है ना। सिंपली लैंग्वेज लिखो, 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी। सीपी की अगर मैं बात करूं तो आप यही तो बोलने वाले, सर 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। मैंने कहा वेरी गुड। एसपी के बारे में बताइए। बोले सर एसपी के बारे में सिंपल इतना है कि हमें 50% प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने कहा 50% प्रॉफिट चाहिए तो सीधा एक काम करो, 1 रुपए पर 50% प्रॉफिट मतलब 1.5 रुपए में बेचो। कितनी टॉफियां, 3 रुपए में, तभी तो 50% का प्रॉफिट होगा। 3 टॉफी खरीदी, 3 टॉफी बेच दी, एक में खरीदा 1.5 में बेच दिया, हो गया 50% प्रॉफिट। यही तो बात रही, कोई नई बात नहीं। लेकिन इन्होंने पूछा है भाई कि बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची जाएं। भाई 1.5 रुपए में नहीं पूछा, 1 रुपए में पूछा है। तो 1 रुपए में कितनी बेची जाए, तो आप यही तो करोगे। बोले सर 3 गुना 1/1.5, यही तो यूनिटरी मेथड है। इसका मतलब 2 टॉफियां बेच दो। और ये तो मैंने कर दिया, तुम लोग तो बिना पेन चलाए बरवली कर लोगे, है ना। इतना तो टॉफी कंपट बचपन में खाए रखे होंगे ना, कि ये हिसाब किताब करने के लिए पेन तो नहीं चाहिए। 1.5 में अगर 3 टॉफी मिल रही तो 1 रुपया में 2 ही मिलेंगी, बात खत्म, है ना। ज्यादा नहीं देगा वो कतई। तो कितनी टॉफियां बेची जाए 1 रुपए में, आंसर हो जाएगा 2 टॉफियां बेच दो, हो गया साहब। आइए अगले सवाल पे। एक बेईमान डीलर फिर से बेईमानी पे उतर आया है। बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य के 11% की हानि पर बेचने का दावा कर रहे हैं। बोले हम जितने में खरीद के लाए हम 11% के लॉस पे बेच रहे हैं। चलो भाई, तो सीपी हो गया। यहां से अगर मैं चर्चा करूं तो ये भाई साहब 100 रुपए में, ये भाई साहब 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद के लाए होंगे, यही तो बात रही होगी। इसके बाद में इन्होंने बोला कि हम 11% के लॉस पर बेचेंगे। अगर हम यहां से एसपी देखें तो 11% का लॉस हमें 89 रुपए दिखाता है, कि हम 89 रुपीज में बेचेंगे। लेकिन 22% कम वजन दिया। वजन कितना कर दिया, बोले सर अगर 22% कम कर देंगे तो सिर्फ 780 ग्राम दिया इसने। 22% कम किया, 780 ग्राम दिया, चूकेगा नहीं, राइट। अब क्या किया जाए, बोले बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब तो मैं तो सिखा चुका हूं, करना क्या है। अब देखो इसमें देखो फॉर्मूला वाले लटक गए होते हैं। फॉर्मूले वालों को इनमें टेंशन होगी, लेकिन मैंने जब कॉन्सेप्ट सिखा दिया है तो वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा चलेगा सब जगह पे। मैंने सिखाया क्वांटिटी सेम करो। भाई इसको 1000 बनाना टफ है, लेकिन इसको 780 बना सकते हो ना। 100 रुपए में अगर 1000 ग्राम, 1 रुपए में 10 ग्राम, तो अगर 780 ग्राम अगर चाहिए तो 78 रुपए बनेगा। बोलो हाँ या ना, 78 रुपीज।
बात खत्म, लग गया सवाल, क्वांटिटी सेम हो गई। इसका मतलब भैया 78 में खरीदा, 89 में बेचा है, 11 रुपए का फायदा कमाया हमने 78 रुपए की परचेज पर, इंटू 100 लगा लेना फॉर्मूला, काम ही नहीं करेगा यहां पे। अब क्या किया जाए, बोले सर अब अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 11 सत्ते 77 होता है, अगर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, 14 पॉइंट समथिंग का कुछ प्रॉफिट आना चाहिए, कोई ऑप्शन देख लीजिए सर, वही लगा देंगे। तो हम अपने ऑप्शंस पे गए तो देखो लॉस वाले तो पहले हटा दो, एक गेन हो रहा है 11.4 का, एक हो रहा है 14.1 का, तो मैंने पहले ही बताया 14.1 कुछ होना चाहिए। क्यों 14.1 होना चाहिए, मैंने इस 78 को अगर मैं 77 मानू ना तो 1/7 बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, अप्रोक्सीमेशन लगाया तो 1/7 मतलब 14 से ही 2/7%, इसलिए आप 14 पॉइंट समथिंग कुछ लिया था। समझ गए आंसर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कभी भी समस्या नहीं करेगा आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है कि हम भैया 7% की हानि पर बेचेंगे। सीधी बात है, ये बेईमानी करेंगे, ये बेईमानी करेंगे, ये तय बात है। ठीक है, लेकिन अब देखो बेईमानी का फिर से पैटर्न बदला है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के तो मैंने कम से कम 5-6 सवाल लिए हैं यार, और हर तरीके का सवाल लिया है। अब यहां पर 7% के लॉस पर इन्होंने बोला कि हम बेचेंगे, और 1 मीटर में लंबाई के गलत स्केल का उपयोग कर रहा है। कितना स्केल का कर रहा है ये नहीं बताया, बोले इतना है कि चोरी कर रहा है, और उस चोरी करने का जो रिजल्ट है वो ये है कि 24% का प्रॉफिट ले लिया उसने, 24% का प्रॉफिट ले लिया। अच्छा देखते हैं भैया, चलो आओ सीपी पर बात करें, तो सीपी 100 रुपए में, जब कपड़ा है मीटर की बात कर रहे हो तो हम 100 सेंटीमीटर ले लें, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो उस आदमी ने 100 रुपए में 100 सेंटीमीटर खरीदा। सवाल का ये कहना है, सवाल का ये कहना है कि उसने 24% का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब बेचा होगा 124 रुपए में 100 सेंटीमीटर बेचा होगा। भाई 100 रुपए में खरीदा 100 सेंटीमीटर, 124 बेचा, तभी तो 24 का प्रॉफिट हुआ। ये डाटा है एसपी का, ये डाटा एसपी का है। अब मैंने इतना दूर कोई लिखा है, उसके पीछे का रीजन समझाता हूं। सवाल ने एक बात बोली थी कि इसने 7% की हानि पर कोई एक नाप बेची है, वो नाप बताओ कितने की है, सवाल ये जानना चाह रहा है। तो यार अगर ये 7% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 93 रुपए में बेचेगा ना। अब गुरु तुम ही बताओ, अगर ये 124 रुपए में 100 सेंटीमीटर बेच रहे हैं तो 93 रुपए में इसने कितना बेचा होगा, यूनिटरी मेथड लगा देना, 31 तिया 93, 31 चौको 124, तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब इस सवाल की तुम थीम समझ पाए होगे, अब इस सवाल की तुम थीम समझ पाए होगे। वो थीम कुछ ऐसी निकल के आई कि इस आदमी ने 100 रुपए में 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा होगा, मार्केट में बोला कि हम 7% के लॉस पर कपड़ा बेचेंगे आपको, मतलब 93 रुपए में बेचेंगे, लेकिन बेचा कितना, बोले सिर्फ 75 सेंटीमीटर बेचा, 25 सेंटीमीटर की चोरी कर ली। इन्होंने पूछा है कि जो उसने स्केल यूज किया उसकी लंबाई कितनी थी, आपका आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर लंबी वो स्केल थी। अगर वो पूछ लेते चोरी कितने की कर ली, तो आपका आंसर हो जाता 25 सेंटीमीटर की चोरी कर ली। बात समझ गए। और ये देखो ये रेशियो प्रॉपर है, अगर 93 रुपए में 75 सेंटीमीटर तो 124 रुपए में 100 सेंटीमीटर, तभी तो उसका बेनिफिट निकला है। अगर आप इधर से 75 से भी कैलकुलेट करोगे तब भी आपका बेनिफिट 24% ही निकलेगा, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55 था, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि कर दे लेकिन विक्रय मूल्य वही रहे तो नया प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। आसान है, कर जाओगे आप लोग, कोई कठिन बात नहीं है कि कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, हम इसे 55% के प्रॉफिट पर बेच रहे थे, इसका मतलब हम इसे बेच रहे थे 155 रुपए में, ये इसका एसपी हो गया। अब सवाल ने बोला कि अगर हम इसके प्राइस को 24% बढ़ा दें, क्रय मूल्य को हमने 24% बढ़ा दिया, तो ये हो गया अब नया क्रय मूल्य 124, ये वाला खत्म हो गया। तो अब अगर सीपी 124 है तो बोले अब कितना फायदा हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, 31 चौको 124, 31 पंचे
155। 4 रुपए की चीज 5 में बेची, 1 का फायदा 4 के प्राइस पर, आंसर 25। 4 की चीज 5 पर बेच दी, 1 का फायदा 4 की प्राइस पर, 1/4 गुना 100 25%। लग गया सवाल, आसान था। अगला, एक दुकानदार ने 15 दर्जन पेन 1350 रुपए की दर से खरीदे और 495 रुपए में 5 दर्जन बेच दिए। अब प्रॉफिट लॉस पता करना है। देखो गुरु, अब फिर से 15 दर्जन खरीदे, 5 दर्जन बेच दिए। अब तुम्हारी मर्जी है यार, सेम करो यार, चाहे तो 15 दर्जन बना लो दोनों को, चाहे तो 5 दर्जन बना लो, चाहे 1 दर्जन बना लो, कुछ भी करो, क्वांटिटी सेम कर दो यार। तो तुम यार मेरी बात समझ गए? तुमने बोला गुरुजी एक काम करो, ये 15 दर्जन को 5 दर्जन बनाते हैं, ये 15 को 5 बनाते हैं, तो 3 से डिवाइड इधर किया तो 3 से डिवाइड इधर करोगे तो 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 450 रुपए में 5 दर्जन खरीद लिया। यही आया कि अगर 15 दर्जन 1350 के हैं तो 5 दर्जन 450 में खरीदे और 5 दर्जन 450 में बेच दी, क्वांटिटी हो गई सेम। जैसी क्वांटिटी सेम हुई, मैंने कहा गुरु फायदा कितना हुआ? बोले 45 रुपीज का। कितने पर? 450 रुपए की परचेज पर, इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर 10% प्रॉफिट। लग गया सवाल। अब तुम लोग थोड़ी बहुत स्पीड में आ पाए। लगभग 1 घंटा हो गया हमें मैं प्रॉफिट लॉस सिखाते सिखाते। अब तुम लोगों की रिदम मैच करना शुरू हुई, अब तुम लोग पॉइंट को देख के पकड़ना शुरू कर दिया। इस चीजों को और ज्यादा इंप्रूव करना है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है साथ में, है ना? तो प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे भाई, यही चीज मैं आपसे बोलूंगा। बाकी बातचीत मैं सेशन में कम करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइव सेशन से अभी थोड़ी सी दूरियां इसीलिए मैंने बना रखी हैं क्योंकि लाइव में एक ही चीज़ मैंने बताई। अभी हम लोग यहाँ पर 1 घंटा नहीं हुआ है, 18 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। लाइव में 1 घंटे में 10 सवाल सॉल्व होना बड़ी बात होती है। या तो फिर मैं एकदम शताब्दी एक्सप्रेस बनाए पढ़ा रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या ही मतलब है। ऐसे सेशन तो मुझे लगता है कि यार सेशन ना ही देखो वो ज़्यादा सही है। अगर मैं पढ़ाने आया हूँ, आप लोग पढ़ने आए हो, तो एटलीस्ट टाइम तो इन्वेस्टमेंट किया है ना यार। मेहनत आपकी भी लगती है, मेहनत हमारी भी लगती है। आपको क्या लगता है अगर आप बैठे हो चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हो तो सिर्फ देख रहे हो, दिमाग के पूरे नसें तड़तड़ा जाती हैं। प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हम पे भी मेहनत पड़ती है जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो यार, तो उसका आउटपुट भी निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे समझाओ कि बच्चे के दिमाग में घुस जाए। समझ गए ना? तो इसलिए रिकॉर्डेड रखने का पीछे का रीजन अभी यही है। लाइव भी आएंगे, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। कुछ बच्चे कमेंट में बोल रहे थे सर लाइव सेशन शुरू कर दो। बच्चा, हमें भी सब चीज़ों का एहसास है, डोंट वरी। जब जब आपके लिए जो जो चीज़ जरूरी होगी सब कुछ शुरू किया जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ, तो आप लोगों के कमेंट देख के मैं समझ लेता हूँ कि मुझे क्या गलती हो रही मुझसे, क्या मुझे सुधारना है। राइट? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसे ही मिलजुल के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे यार, बहुत कुछ करना है अभी तो। अगला क्वेश्चन है, ए एक वस्तु को 20% के हानि पर बेच रहा है, इसे सी को आगे 18% के लाभ पर बेच देता है। ये होता है मेरे भाई सक्सेसिव सेलिंग। सक्सेसिव सेलिंग, सक्सेसिव सेलिंग में और कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा था ना, कि किसी वस्तु का प्राइस पहले बढ़ाया फिर घटाया फिर बढ़ाया फिर घटाया, ऐसा मतलब परसेंटेज चेंज के बाद परसेंटेज, वैसी सक्सेसिव सेलिंग होती है कि एक वस्तु को एक को बेचा, फिर दूसरे को बेचा, फिर तीसरे को बेचा, इस तरीके से बेचते चले गए। राइट? तो जब भी ऐसा कभी कोई भी मुद्दा फंसे, है ना, तो परेशान मत होना, सक्सेसफुल परसेंटेज ही है ये। लेकिन अब एसएससी क्या कर रहा है, पहले क्या करता था, पहले वाले का प्राइस दे दिया, पूछा आखिरी वाले ने कितने में खरीदा, या आखिरी वाले का प्राइस दे देता, पहले वाले का पूछ लेता था, तो लड़का तुरंत परसेंटेज लगा दिया उसने, सक्सेसिव वाला। लग गया सवाल। तो अब खेल गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब इस सवाल में देखो कैसे सवाल को पूछा है। ए ने कोई वस्तु बी को बेची 20% के लॉस पर। तो मेरे भाई समझना, अगर ए ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी तो 20% के लॉस पर बेची, 20% के लॉस पर बेची है बी को, मतलब -20 पर बेची बी को 80 रुपए में। यही तो बात रही होगी। समझना मैं क्यों इतना डिटेल में समझा रहा हूं, वो आपको समझ में आए, क्योंकि इस बार उन्होंने पहला या आखिरी प्राइस पूछा ही नहीं। उन्होंने ये पूछा बताओ ए को घाटा कितने रुपए का हुआ। उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि वस्तु का इनिशियल प्राइस या फाइनल प्राइस बताइए, नहीं तो हम सक्सेस परसेंटेज ही लगाते। लेकिन इस बार इन्होंने पूछ दिया कि ए को लॉस कितने रुपए का हुआ है वो पता करके बताओ।
तो अब ब्रेक करके पता करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें कहां से पता लगा कि ए को 20 रुपए का घाटा हुआ है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, जो मतलब बी को इसने बेचा, बी ने इसे 18% का लाभ लेकर के बेच दिया। अब अगर 18% का लाभ लिया हो तो 18 टू 144, 144 का मतलब ये हो गया कि 14.4%, 14.4% का फायदा लिया और इसने ये सामान बेच दिया सी को, इसने ये सामान बेच दिया सी को 94.4 रुपए में। यही तो बेचा है जब फायदा लिया होगा इतना। अब क्या किया, बोले सी ने इसे बेचा है डी को 10% का प्रॉफिट लेके। अब अगर सी ने इसे बेच दिया है डी को 10% का प्रॉफिट लेके, तो ये बेचा है सी ने डी को 10% का प्रॉफिट। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी ये हो जाएगा 9.44। यही तो हुआ सी को प्रॉफिट। लेकिन सवाल ने बोला है कि सी को प्रॉफिट हो रहा है 944 रुपए का। गुरु तुम्हारे हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है, बोले सर 9.44 का। तो मेरे भाई तुम्हारे हिसाब से जो 9.44 का प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअल में 944 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब एक बराबर कितने के हो जाएगा, 100 के हुआ। बोला हाँ या ना। तो इन्होंने पूछा बताओ ए को कितना घाटा हुआ, तुम्हारे हिसाब से 20 रुपए का घाटा हो रहा है, तो 20 बराबर ए को 2000 रुपए का घाटा हो जाएगा। इसलिए ब्रेकिंग जरूरी थी इस सवाल में। सक्सेसिव परसेंटेज का ही क्वेश्चन था, सक्सेसिव सेलिंग का ही था। एक चीज को आप बार बार बेच रहे थे, बट उन्होंने आपसे फाइनल प्राइस या इनिशियल प्राइस नहीं पूछा। अगर वो पूछ देते तब तो आप आसानी से लगा पा रहे थे, जब नहीं पूछा तो ब्रेक करना पड़ेगा यहां पर। राइट, चलिए भाई, तो आंसर हो जाएगा 2000 रुपए, ऑप्शन डी। ए को 2000 का घाटा हो गया। अब यहां पर बेचा है कि सुलेखा ने 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेचती है। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य बताइए। मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइप मैंने सिखाया होगा, जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। एक मैंने टाइप सिखाया था मोस्ट कंफ्यूजिंग, राइट। उस टाइप में मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा था कि भाई इसके फॉर्मूले बड़े समस्या करते हैं, तो आप एक काम करना, जब भी मानना तो इसकी लैंग्वेज से ही चीजों को मान लेना, इसकी लैंग्वेज से ही चीजों को मान लेना। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा साइड कर दूं, मैं इस सवाल को थोड़ा सा साइड कर दूं, मैं कुछ चीजें इस सवाल की गायब करने का सोच रहा हूं और वो मैंने गायब कर भी दी, कर दी। पढ़ो सवाल, अब एक और सवाल पढ़ो। सुलेखा 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है, उसने बेची। 36 किलोग्राम चीनी बेचने पर उसे पता लगा कि उसे 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना। याद आया कौन सा टाइप बना। मैंने ये वाला जब सवाल आपको सिखाया था तो मैंने एक चीज सिखाई थी कि जिस भी चीज से रिलेशन दिया जाए आप उसी को मान लीजिएगा। याद आया। तो यहां पर 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो मैंने मान लिया लेट एसपी इज इक्वल टू 1 रुपीज पर केजी। तभी तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। हमने एक वस्तु का एसपी मान लिया 1 रुपए। अभी यार ये लेकर के आई थी 36 किलोग्राम चीनी, तो अगर 36 किलोग्राम चीनी है, समझिएगा बात को, चीनी है 36 किलोग्राम, चीनी 36 किलोग्राम है, 1 रुपए की 1 किलो तुमने बेची है, इसका मतलब एसपी कितना, 36 रुपए। बोले हाँ। मैंने कहा प्रॉफिट कितना हुआ, बोले 10 किलोग्राम चीनी के एसपी के बराबर, 10 किलोग्राम चीनी का एसपी 10 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ 10 रुपए। बाबू अगर 36 रुपए में कोई चीज बेच के 10 रुपए का फायदा कमाया, इसका मतलब खरीदा कितने में था, सीपी कितना था, 26 रुपए। लग गया सवाल आसानी से। अब इन्होंने आपको बोल रखा है कि 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य बताइए। तुम्हें दे रखा है 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 1040। बाबू तुम्हारे हिसाब से 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य आया 26 रुपए, तो आप यही तो करने वाले हो सर जी कि 26 बराबर 1040 रुपए के, 26 बराबर 1040 रुपए के, तो 1 बराबर 26 चौको, 1 बराबर 40 के। तो आपसे पूछा है 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा। 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 5 रुपए, तो 5 बराबर हो जाएगा 200 रुपए के बराबर। और यही इस सवाल का उत्तर है। लग गया सवाल। यह है इस सवाल को लगाने की बेस्ट अप्रोच। जब भी कभी सवाल दिया जाएगा इस तरीके से, आप उसी को रिलेशन मान लेना।
मैंने ये सिखाया भी आपको। इस तरीके के 4 सवाल बनते हैं जो आपसे ये कहा जाए कि 36 किलोग्राम चीनी बेचने पर 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। दूसरा टाइप बनता है 36 किलोग्राम चीनी को बेचने पर 10 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। और तीसरा और चौथा यही प्रॉफिट की जगह लॉस कर दिया था। याद आ गया आप सभी? तो मैंने सिखाया था ना कि जिस भी डाटा के साथ में प्रॉफिट या लॉस का रिलेशन दिया है आप उसी से मान लीजिएगा। समझ गए? ये जितने भी सवाल है पीडीएफ मैंने इसीलिए बोला है कि ये आपको एक में पीडीएफ आपको वो दूंगा जिसमें कुछ एडिशनल सवाल ऐड करके आपको दिए जाएंगे, और एक में ये क्लास नोट्स की पीडीएफ भी सभी को प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि कोई भी चीज इनकेस अगर आपसे मिस भी हुई हो तो आप उसे देख पाए। लेकिन इन चीजों को दिमाग में और कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। बड़ी अच्छी बात है, चलो कर लेते हैं यार। यार इस सवाल को मैं एक एक स्टार तो दे ही दूंगा मैं, क्योंकि ये डिजर्व कर रहा है। सवाल की लैंग्वेज की जो ट्विस्टिंग है वो बड़ी मजेदार है। अभी हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की एक बड़ी वीडियो शूट करी थी, राइट? तो उसमें एक सवाल की लैंग्वेज बड़ी अच्छी से उन्होंने रिप्रेजेंट की थी। अब जरा इस सवाल की लैंग्वेज को देखो। आप पेन ऐसे छोड़ के, अगर दिमाग तगड़ा है तो पेन ऐसे छोड़ के बस ऐसे सॉल्व कर देना है आपको। समझो लैंग्वेज क्या है, बाकी तो सॉल्व मैं करूंगा ही, है ना? तब तो आप समझ ही जाओगे क्या है लैंग्वेज। क्या है ये? रिमोट है, रिमोट से ही समझा लेता है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% ज्यादा अंकित किया। ये रिमोट कितने का? प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन लगाना। बोले सर 100 रुपए का खरीदा। मैंने कहा वेरी गुड। अब कितने का बेच कितने करूं? बोले 120 का। मैंने कहा वेरी गुड। समझना बात को यार। तो कोई रिमोट यार मैंने 100 रुपए का खरीदा, कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच दिया। यही बात रही। अब समझना यार पॉइंट में क्या समझ रहा हूं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लॉजिक समझ गए। इन्होंने बोला है कि अब अगर क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दे और विक्रय मूल्य को 16% बढ़ा दे। इनका कहने का मतलब कुछ ऐसा था कि अगर हम क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दें ये आएगा, और हम विक्रय मूल्य को 16% बढ़ा दें ये आएगा। तो अब जो नए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आएंगे हमें ये बताइए उन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, यही तो पूछा है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस बढ़ी हुई लागत पर बताइएगा, राइट? ये तो हो गया सवाल को लगाने का जनरल तरीका जो सभी बच्चे लगाएंगे, इवन आप भी लगा रहे होगे। मेरा तरीका सिर्फ इतना है कि यार जब 20% ही बढ़ाना है, ये 120 ही होना है, तो यार ये 120 की डायरेक्शन इधर घुमाने की बजाय मैं इधर घुमा देता हूं ना, कि ये हमारा नया सीपी हो गया। ये हमारा नया सीपी हो गया 120। अब हमारा नया सीपी 120 है, सवाल के अकॉर्डिंग 120 हमने लिया, लेकिन हमने एसपी वाली जगह पे बिठा दिया। और इसको अब अगर मैं 16% एक्स्ट्रा पर बेचूंगा, 120 से अगर मैं 16% एक्स्ट्रा पर बेचूंगा तो वही तो हमारा प्रॉफिट हो गया ना। तो 16% ही प्रॉफिट तो कमाऊंगा। ऑप्शन बी करेक्ट, लग गया, खत्म सवाल। ये सवाल था बस। क्या था? बोले सर सीपी 100 था, एसपी 120 था। सीपी को 20% बढ़ाया, एसपी को भी 16% बढ़ाया। तो हमने सीपी को 20% बढ़ा के यहां नहीं रखा, हमने सीपी को 20% बढ़ा के यहीं पर 120 रख दिया कि यार यही हमारा अब पहले हमारा ये एसपी था, अब हमारा ये सीपी है। और ये अगर सीपी 120 है और पहले एसपी के अकॉर्डिंग इसको अब मैं 16% बढ़ाऊंगा, जो भी ये नया एसपी आएगा वो इस अमाउंट से 16% ही तो ज्यादा होगा, तो वही तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन देखो आप, कि अगर आप लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन को नहीं समझ पाए तो आप ये सब करके कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे, आंसर तब भी आपका 16% आएगा। और वहीं पर आपके साथ एग्जाम दे रहा हुआ एक बच्चा ऐसा होगा जो इस लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन को अगर समझ गया तो सिर्फ वो पढ़ के ही टिक मार के निकल जाएगा। फर्क पड़ेगा। समझ पाए इस अप्रोच को? बाकी बेसिक से तो आप लोग लगाओगे ही, बट इस अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप ने कुछ पेन रुपए 5500 में 9500 में खरीदे।
40% पेन को उसने 12% के लॉस पर, शेष पेन के 1/3 को उसने 25% के लाभ पर, बाकी के पूरे लेन देन में उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। बताओ शेष पेन को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए। मोस्ट रिपीटेड सवाल। क्यों भाई, सही बात हो या गलत बात? ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड की कैटेगरी में आता है। और समस्या यहां पर पता है क्या है? बोले सर टाइम लगता है। मैंने कहा लगेगा। चक्कर ये है ना कि अगर मैंने इस 9500 को यूज कर दिया, मैंने आज ही सिखाया, पूरे सवाल में डिस्कशन किस पर हुआ है? बोले परसेंटेज पर, है ना। परसेंटेज पर क्या कर रहे? 40% को 12% लॉस पर बेचा, बाकी का ऐसा ऐसा इतना इतना बेचते रहे। फाइनली हमें बताओ कितने परसेंट के लाभ पर हमें बेचना चाहिए। डिस्कशन परसेंटेज पर हो रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई जरूरत है? कतई जरूरत नहीं है। और जब एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत है नहीं तो उसे यूज करना फिर पाप है, फिर तुम्हें टाइम लगेगा। तो हम पहली चीज, अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अप्रोच दिमाग क्या चलना चाहिए? ये जो मैंने पॉइंट बताया, एग्जैक्ट वैल्यू यूज नहीं करनी, नॉर्मल पॉइंट है। अगर आप लोग सेशन में मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे मैं बार बार इसको अवॉइड करूंगा, करवाऊंगा आपसे, तो ऑटोमेटिकली हैबिट में आके आप सीधे 9500 को अवॉइड कर दोगे। पहला पॉइंट क्लियर है। आपको पता भी नहीं लगा, आप एक बहुत तगड़ी अप्रोच लगा चुके हो सवाल पे। फील नहीं हुआ ना, लेकिन अप्रोच लग चुकी है सवाल पे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इन्होंने कहा 40%, दैट इज 2/5। सामान का 2/5 करना पड़ेगा, मतलब सामान 5 का मल्टीपल होना चाहिए। गुड। आगे बढ़े। शेष का 1/3 अपॉन 3 भी करना है भाई। 5 भी समझना है, 3 भी समझना है। एलसीएम कितना मान ले? बोले सर जी मान लो 15 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 15 पेन खरीदे। मैंने कहा वेरी गुड। कितने रुपए का? बोले 100 रुपए पर पेन। 100 रुपए पर पेन। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ सर ऐसा ही है। मैंने कहा ठीक है। टोटल शॉपिंग कितने की कर ली इसने? बोले सर 1500 रुपए की इसने टोटल शॉपिंग की है। मैंने कहा ठीक है, 1500 रुपए की शॉपिंग की है। इसकी ख्वाहिशें बताइए, ख्वाहिशें क्या हैं? तो बोले सर ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि पूरे लेन देन पे 10% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब इसे पूरे लेन देन पे 150 रुपए प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? 150 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। यही तो बात रही। फिर से समझो, 15 पेन थे, 100 रुपए के हिसाब से पेन खरीदे, 1500 की टोटल शॉपिंग करी, उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। फाइनली इसका मतलब 150 रुपए फायदे में गाड़ी जानी चाहिए। अब जरा सवालों को लगाते हैं। देखिए क्या करना रहेगा। सबसे पहले इसने 40% पेन, अगर मैं 40% निकालूं, 2/5 अगर निकालने गया तो 2/5 निकालने पर ये 6 पेन आ जाएंगे। 6 पेन को इसने बेचा है 12% के लॉस पर। 100 रुपए का अगर एक पेन है तो एक पेन पर 12% का लॉस, मतलब 12 रुपए का घाटा खाया। 6 पेन अगर इसने बेचे हैं इस तरीके से, तो 6 पेन पर 12 रुपए का घाटा खाते हुए इसने टोटल 72 रुपए का घाटा कर लिया। 6 पेन पर 12 रुपए का घाटा खाते हुए इसने टोटल कितने रुपए का घाटा कर लिया? 72 रुपए का घाटा कर लिया। 72 माइनस में पहुंच गया। अभी 6 पेन बिके हैं। सपने तो देखे थे 150 कमाएंगे, सपने देखे थे 150 कमाएंगे, लेकिन यहां पर 72 रुपए घाटा करके बैठ गए। कोई बात नहीं। बाकी पेन कितना बचा है? बोले सर बाकी पेन अभी 9 बाकी है। बाकी पेन कितना बाकी है? 9 पेन बाकी है। बोले उनका 1/3। ये 9 पेन का 1/3 मतलब 3 पेन। इन 1/3 पेन को उसने बेचा 25% के लाभ पर, मतलब प्लस के 25 पर बेचा। दैट मीन्स 75 रुपए कमा गया। कितना कमा गया? 75 रुपए प्लस 75 पहुंच गया। 25/3 पहुंच गया। काम बना? बोले हाँ बना गुरु, बढ़िया है। मैंने कहा अब बताओ क्या कहानी है बिजनेस की? बोले सर जी बिजनेस की सिर्फ इतनी सी कहानी है कि अब हमारे पास पेन बचे हैं सिर्फ 6। पेन बचे कितने? सिर्फ 6। 15 थे, 6 और 3 9 बिक गए, 6 पेन बचे। लेकिन 72 और 3 75, प्लस का 3 आया, 3 रुपए कमाए। हमें कमाना था 150 रुपए, हमने कमाए सिर्फ अभी तक 3 रुपए। इसका मतलब सर जी अभी 147 रुपए कमाएंगे। हमने कहा कर दो डिवाइड। 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। 24.5% के प्रॉफिट पे बेच दिए जाए, बात खत्म। 24.5% के प्रॉफिट पे बेच दो। इससे आसान सॉल्यूशन आपको इस सवाल का कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा आप तो कहोगे सर जी ये तो फायदा है, आपने परसेंटेज कैसे लगा दिया? गुरु इसी के लिए तो 100 रुपए का पेन माने थे कि बाद में काम करे।
अगर कोई चीज हम 24.5 रुपए का फायदे पे बेचना चाह रहे, 100 रुपए की चीज थी, तो 24.5% ही तो प्रॉफिट हो जाएगा। बस ये सवाल था। तो जब भी कभी इस तरीके का सवाल आएगा, आप अगर इस तरीके से ब्रेक करके काम करोगे और एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी सी दूरियां बढ़ाओगे, आपने दो कॉन्सेप्ट लगाए बड़े मजेदार, दो अप्रोचेस। पहली चीज, एग्जैक्ट वैल्यू से दूरियां बढ़ाई आपने, जो आपका काम बहुत आसान करके गया। नहीं तो 9500 यूज करना, आप खुद देखना कैलकुलेशन कितनी मिलेगी। दूसरी चीज, आपने एलसीएम मेथड अप्लाई करके ये 15 वैल्यू निकाली, ये भी आपने एक अप्रोच लगाई है। इन दोनों अप्रोचेस की वजह से आपका सवाल इतना शॉर्ट हुआ है। बात समझ में आई? और सवाल लगाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने चावल का 1/3 हिस्सा 20% पर, बाकी का 5% लॉस पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। यार ये तो यार एलिगेशन हो गया कि एक हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा है, दूसरा हिस्सा 5% के लॉस पर बेचा है, ओवरऑल उसे कुल मिलाकर 15% प्रॉफिट हुआ। तो ये तो एलिगेशन हो गया ना। तो लगा लो यार, एलिगेशन वाला तो इजीली लग जाएगा। 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरी साइड पर -5% का लॉस हो रहा है, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ। साइन जरूर रखना है ना, डिफरेंस निकालने में गलती नहीं होगी। अब अगर मैं यहां से डिफरेंस निकालूं, +15 और +20, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5 का। और -5 और +15, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 20 का। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होगी, बोले सर 20 का डिफरेंस कैसे है? समझो यार गुरु, ये नंबर लाइन होती है, ये 0 है, राइट। प्लस का 15 कहां पर बैठेगा? ये तुम्हारा 15 रहेगा प्लस का। प्लस का 20 कहां पर रहेगा? ये 20 रहेगा। और माइनस का 5 कहां रहेगा? बोले सर माइनस का 5 यहां पर रहेगा, ये -5 है। अब एक बात समझो, डिफरेंस कैसे निकला होगा? 20 और 15, इनके बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है ना, तो वो ये रख दिया हमने। और 15 और -5 के बीच में डिफरेंस कितना? तो देखो 15 से पहले 15 तो इधर आओ, तब 0 पे पहुंचे, फिर 5 और आओ, तब -5 पहुंचे। कितने का फर्क आया? 20 का है ना। ये चीज थी, ठीक है। तो रेशियो आ गया आपके पास में यहां से 4:1। ये कितना हो जाएगा यहां से? 4:1। मतलब हमने प्रॉफिट पर बेचा है 4 यूनिट चावल, लॉस पर बेचा है 1 यूनिट चावल। अब इन्होंने पूछा है कि लॉस, 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, 20% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा का रेशियो बताइए। तो पहले उन्होंने लॉस वाले को पूछा है, दैट मींस उन्होंने पूछा है 1:4। ऑप्शन सी करेक्ट है। कई बच्चे इसमें ऑप्शन बी लगा के आ जाएंगे। सीजीएल मेंस है भाई, कुछ तो इज्जत करो उसकी। ज्यादातर बच्चे बी लगा के आएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने 4:1 देखा, ऑप्शन बी पे नजर सीधे गई। और जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है, अनुपात का, मैंने हमेशा समझाया है सब बच्चों को कि पूछ क्या रहा है, एक बार नजर जरूर डाल लेना, नहीं तो पूरी मेहनत करने के बाद आंसर गलत करके आ जाओगे। अब जो 4:1 करके आएंगे, उन्होंने गलत कुछ नहीं किया, सब बढ़िया किया, बस आखिरी लाइन को गहराई से नहीं पढ़ा। आखिरी लाइन में एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि लॉस वाले का पहले वैल्यू रखो, प्रॉफिट वाले का बाद में रखो। तो ये चाह रहा है एग्जामिनर कि 1 को पहले रखो, प्रॉफिट वाले 4 को बाद में रखो। आंसर 1:4 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा था, सवाल का मजेदार क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं। एक पेन 14% के लाभ पर 166.44 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 154.75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इजिली कर जाओगे। क्या करना रहेगा? 166.44 में जब हम बेच रहे तो 14% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 114 रुपए का लाभ हुआ। अब सवाल वाले ये जानना चाह रहे कि अगर मैं इसे 154.76 में बेचूं तो कितने में होगा? अब आप यूनिटरी मेथड अगर यूज करना चाहो तो आप यूनिटरी मेथड यूज करके आंसर निकाल सकते हो, राइट। आप यूनिटरी मेथड यूज करके आंसर निकाल सकते हो, मैं नहीं निकालूंगा। मैं तो आंसर ऐसे निकालूंगा। दिमाग में आई टेंशन, बोले ऐसे कैसे निकला गुरुदेव? हम कहेंगे निकला, तरीका होता है ना। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान नहीं है ना ये। अगर हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, मैं डेसिमल से डेसिमल रिजॉल्व भी कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 154.76। 154.76 डिवाइडेड बाई 16644। ऑब्जर्व करना यार चीजें।
अगर ऑब्जर्व कर गए तो सवाल खत्म है, नहीं करे तो दिक्कत है। देखो ऑब्जर्व मैंने क्या किया यार, जब मैंने इसे 166 रुपए में बेचा, समझना, जब मैंने इसे 166 रुपए में बेचा तो मुझे 14% का प्रॉफिट हुआ। तब मुझे 14% का प्रॉफिट हुआ, ये क्लियर है। इसका मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है यार, कि इसका जो सीपी है वो 150 रुपए से कम होना चाहिए। जब 150 रुपए से कम सीपी होगा, मैं मान के चल लेता हूं अगर 140 रुपए सीपी हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 140 रुपए सीपी हुआ तो कितना फायदा देगा? 20 रुपए का फायदा कमाया, 14% का मतलब, तो 160 रुपए के आसपास में बिकेगा। क्योंकि ये 166 में बेच रहे हैं, इसका मतलब इसका सीपी 145, 144, 143 ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, हमने ऑब्जर्वेशन से ये लगाया कि इसका जो सीपी है वो 145 के आसपास कुछ जाना चाहिए, वो मैंने समझाया भी आपको। तो सीपी निकाल लिया और अब हम बेच रहे हैं 154 में, तो ये तो मेरे भाई देखो तय बात है कि प्रॉफिट होगा, है ना। पहले मैं भी टेंशन में आया था कि कैलकुलेशन तगड़ी है, लेकिन जब ऑप्शंस देखे तो फिर स्माइल आ गई चेहरे पे। ये तो कंफर्म हो गया कि प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए खत्म हो गया, ऑप्शन डी खत्म हो गया, दो ऑप्शन रेस से भाग लिए। अब तीसरा पॉइंट, पूरे सवाल में कहीं पर भी उन्होंने अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की है। जब अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की है, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आंसर में जाएगी। जब अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की है, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आंसर में जाएगी। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू आंसर में जाएगी, हमें न्यूमरेटर में कहीं पर 5 दिख ही नहीं रहा है, कहीं पर 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, ना ये 5 का मल्टीपल दिख रहा, ना ये 5 का मल्टीपल दिख रहा है। तो जब न्यूमरेटर में 5 है ही नहीं, तो आंसर में 5 जाएगा नहीं, और जब आंसर में 5 जाएगा नहीं तो प्रॉफिट 5% होगा नहीं। ये देख करके मैंने ऑप्शन सेकंड लगा दिया था, बात खत्म। अदरवाइज कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, फिर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो टफ पड़ेगा। बाकी इतना ज्यादा टफ भी नहीं पड़ेगा। 19 6 का 114, 19 से काटोगे, 19 से नीचे काटोगे, चीजें आसानी से दिखने लग जाएंगी, सॉल्व कर जाओगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर, 3 हाथों से गुजरने पर मतलब एक ने जो मैन्युफैक्चरर उसने होलसेलर को बेचा होगा, फिर होलसेलर ने डीलर को बेचा होगा, फिर डीलर ने कस्टमर को बेचा, ऐसा कुछ बना होगा प्रोसेस। 3 लोगों से जब ये गुजरा तो कीमत जो थी वो 65% बढ़ गई। सक्सेसफुल सेलिंग है ना, फाइनल प्राइस दे दिया, बोले 65% बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि पहले विक्रेता और दूसरे विक्रेता ने 20 और 25% का कमाई करी, गुड। तो बोले तीसरे वाले ने कितनी कमाई करी है पता करके बताइए। कर लो भाई, 100 रुपए का फर्नीचर। पहले वाले ने अगर 20% प्रॉफिट कमाया, मतलब 6/5 में बेच दिया। दूसरे वाले ने 25% प्रॉफिट कमाया, मतलब 5/4 में बेचा है। तीसरे वाले ने P/100, ये प्रॉफिट के साथ में है अपॉन 100, ये P मतलब 100 प्लस प्रॉफिट है ना। इसको P ना मान के X मानो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। X/100, इतना होने के बाद में रामायण पहुंची 165 रुपए पर। उस फर्नीचर का प्राइस 165 हो गया, कुछ कटेगा, 5 से 5 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, राइट। ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 से कैंसिल अगर किया तो 5 5, तो x बराबर आ गया 110। और ये मेरे भाई 110 कहां से आता है? ये x बराबर जो 110 आया, ये एक्चुअल में 100 प्लस प्रॉफिट ही तो रखते हो, 100 प्लस प्रॉफिट ही तो रखते हो, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा आपका 10%। खत्म, लग गया। अच्छा, कुछ चालू बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बोले सर 20 और 25 दिख रहा है, 50% इसका हो गया रिलेटिव नेट इफेक्ट। अब 50 प्लस एक्स, इसका नेट इफेक्ट 65 से लगा के वो नेट इफेक्ट से लगा देंगे। जैसे भी लगाना चाहो वैसे लगा जाओ, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये सवाल CGL 2022 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यार देखो अभी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और भी सवाल है इस PDF में। मैं चाहूंगा कि आप अभी और इन सवालों को लगाइएगा। ठीक है, कुछ सवाल मैं आपको PDF में जरूर दूंगा। ये PDF जो क्लास नोट्स की है ये PDF, और इसके साथ साथ जो कुछ एडिशनल क्वेश्चन ऐड करके मैं PDF बनवाता हूँ मैथ मास्टर की, वो PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर करी जाएंगी विद आंसर की। पिछले बार आप कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, ये सजेशंस होते हैं आपके, ये आपके सजेशंस जो होते हैं ना, ये यार अपने प्लेटफॉर्म को ही बेहतर बनाने के लिए काम आते हैं। और आप लोग सजेशंस तभी देते हो ना जब आप इस प्लेटफॉर्म को अपना समझते हो, अदरवाइज दूसरों को कौन सजेशन देने जाता है।
तो जब आप सजेशंस देते हो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और जब सजेशंस एप्लीकेबल होते हैं, उन्हें अप्लाई करने लायक चीज़ें होती हैं, तो अप्लाई भी ज़रूर करते हैं। लास्ट टाइम पे बच्चों ने बहुत बोला था जब परसेंटेज की पीडीएफ शेयर की थी कि सर आंसर की भी साथ में दिया कीजिए, जिससे कि हम मैच कर सके कि हमारे कौन कौन से सवाल सही है, कौन कौन से गलत हैं। अरे गधेड़ा, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हारे सब सवाल सही होंगे। बट हाँ, सजेशन अच्छा था। तो जब परसेंटेज की, सॉरी, ये प्रॉफिट लॉस की जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके साथ आंसर की डेफिनेटली रहेगी। और सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, फर्दर जितनी भी आपको पीडीएफ दी जाएंगी सबके साथ आंसर की मिलेगी। तो बस इसी तरीके से यार मस्ती में अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम लोग अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा और एंजॉय भी किया होगा। ओके, तो अब इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करो। इनकेस अगर आपको कहीं पर भी मेरी गाइडेंस की, मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे तक खबर पहुंचाने के लिए आपके पास में जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी डिटेल भी है, और यूट्यूब का कमेंट बॉक्स तो आपके लिए जिंदा है ही, तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी आप लोगों से जल्दी मुलाकात करूंगा। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।